चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, हम लोग सारे संगठनों को देखेंगे बारी बारी, और या एक वीडियो में हो सके या एक से अधिक वीडियो में हो सके, मैं प्रयास करूंगा कि आपको विश्व के तमाम जितने बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो जाए। लेकिन सबसे पहले आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो लाइक भी कर दें। चलिए हम लोग बात करते हैं। पहला है एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में आपको याद रखना है सबसे पहले क्या, इसका लोगो। ये लोगो काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप जितने भी संगठन देखेंगे उन सबका अपना एक फ्लैग भी होता है, साथ ही साथ लोगो भी होता है। तो आपको एटलीस्ट लोगो पता होना चाहिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक का लोगो क्या है। इसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक, जैसा जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि एशिया के लिए, तो एशिया में भी खास करके एशिया और पैसिफिक रीजन, ये दोनों याद रखेंगे। यानी एशिया और साथ ही साथ पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर के क्षेत्र वाला जो भी देश है, उन सब को ये क्या करती है, इसका सिद्धांत है फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड द पैसिफिक, यानी कि गरीबी से लड़ने में मदद करती है। तो जो भी देश एशिया और पैसिफिक ओशियन के आसपास के जो भी देश हैं, जो गरीब देश हैं, उनको क्या करती है, ये वित्तीय सहायता पहुंचाती है। यानी कि इनका जो उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है, क्रेडिटिंग, यानी कि ये क्रेडिट देती है। ये आप ध्यान में रखेंगे। और एशियाई विकास बैंक की स्थापना आपसे पूछा जाए, 19 दिसंबर 1966, यानी कि 19 दिसंबर 1966 को एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई। इसका सिद्धांत क्या है, तो जो भी एशिया और प्रशांत महासागर के गरीब देश हैं वहां ये क्रेडिट देती है ताकि वे गरीबी से लड़ पाए। इसका प्रकार कैसा है, तो ये क्षेत्रीय संगठन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। वैधानिक स्थिति, तो ये एक प्रकार का ये ट्रीटी के माध्यम से इसे स्थापित किया गया है। अगर मुख्यालय की बात किया जाए तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो फिलीपींस में। फिलीपींस में भी आपको याद रखना होगा मेंडेलियांग सिटी, ये है मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला वहां पे है, आपको ये याद रखना होगा। और ये जो सेवा करती है, इसका जो सेवित क्षेत्र है वो कहाँ का है, तो एशिया और प्रशांत पैसिफिक, ये याद रखेंगे। ठीक है। साथ ही साथ सदस्यता कितनी है, तो 68 देश, इसके अंतर्गत 68 देशों को ये क्या करती है, क्रेडिट देती है। ठीक है। यानी कि एक तरफ प्रकार से ये लोन देती है। ठीक है। इसका मुख्य अंग क्या है, यानी अगर एशियाई विकास बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट अगर अंग पूछा जाए तो वो क्या है, तो ये मंडल के निर्देशक, ये बात आप याद रखेंगे। और टोटल इसमें स्टाफ कितने कार्यरत हैं, तो 2500 से भी अधिक स्टाफ इसमें कार्यरत है। ये था एशियाई डेवलपमेंट बैंक की स्थिति। आगे आते हैं, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये याद रखेंगे। इनका भी लोगो आपको ध्यान में रखना है। ये है ये इनका लोगो, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है। अब इसे शॉर्ट में क्या बोला जाता है, AIIB। ठीक है। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी, आज से 7 साल पहले 16 जनवरी 1916 को, 2016 को सॉरी, तो 16 जनवरी 2016 को 7 वर्ष पहले इसका गठन किया गया था, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का। ये कैसी संस्था है, ये भी एक प्रकार से लोन देने वाली अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। अब ये संधि के माध्यम यानी ट्रीटी के माध्यम से इसे भी स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, तो जमा करना। क्या जमा करना, तो आपको पहले क्या करना होगा, पहले इस एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में आपको अपना धन, अपने देश का धन आपको जमा करना होगा। और जब आप धन जमा करेंगे तो आपको उस शेयर के हिसाब से आपको क्या मिलेगा, आपको लोन मिलेगा। आप जिस अनुपात में आप
जो जिस अनुपात में आप धन जमा करते हैं उसी अनुपात में आपको यहां से वित्तीय सहायता आपको मिलेगी, वो भी क्रेडिट के रूप में, ऋण के रूप में मिलेगी। ठीक है। इसका मुख्यालय एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो बीजिंग चाइना में है। और सेवा की कहाँ ये क्षेत्र की सेवा की कहाँ कहाँ पे ये सेवा करती है? तो ये दुनिया भर में, चाहे वो एशिया हो, अफ्रीका हो, ओसनिया हो, ओसनिया यानी कि क्या हुआ, प्रशांत महासागर के आसपास का जो भी देश है, छोटा छोटा द्वीपीय देश है, उन सब पर ये खास करके फोकस करती है। ठीक है। सदस्य कितने हैं? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में सदस्य कितने हैं? तो 109 सदस्य देश हैं, ये याद रखें। राजभाषा मुख्य रूप से अंग्रेजी का ही यूज किया जाता है। और जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, जो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट हैं, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के जो मुख्य यानी कि प्रेसिडेंट जो हैं, प्रेसिडेंट कौन है? जीन लिकून, जीन लिकून है। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो इसके गवर्नर होते हैं इंपॉर्टेंट, और निदेशक मंडल, ये दोनों याद रखेंगे। ठीक है। तो आगे फिर आते हैं, आगे है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल में आप लोगों में ही आपको पता लगेगा, ये एक कैंडल है यानी कि मोमबत्ती है, और मोमबत्ती को चारों बगल से एक जंजीर के माध्यम से क्या किया गया है? मोमबत्ती को जंजीर के माध्यम से इसे घेरा हुआ दिखाया गया है। तो ये इसका एमनेस्टी इंटरनेशनल का लोगो है। ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसका सिद्धांत से ही आपको पता लगेगा कि ये किस प्रकार से वर्क करती है। सिद्धांत क्या है? इट इज बेटर टू लाइट अ कैंडल, यानी कि यह अच्छा होता है एक कैंडल को जलाना, किसके? वनस्पत। तो देन टू क्रश द डार्कनेस, अंधेरे को क्रश करने से अच्छा है कि आप क्या करें? किसी को क्रश करने से अच्छा है आप क्या करें? कैंडल जलाएं, यानी कि अच्छा करें। किसी बुरा को मारने से अच्छा है कि आप खुद अच्छा काम करें। ठीक है। तो सिद्धांत क्या है? इट इज बेटर टू लाइट अ कैंडल देन टू क्रश द डार्कनेस। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल का सिद्धांत है। ठीक है। तो आगे है कि इसका फाउंडेशन इनका मतलब कब स्थापना हुआ था? तो जुलाई 1961 में। किसके द्वारा? तो पीटर बेनसन द्वारा। कहाँ पे? तो यूनाइटेड किंगडम में। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल अगर आपसे पूछा जाए ये कहाँ की संस्था है, तो ये यूके की संस्था है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है। कैसा है, यानी कि किस टाइप का ये ऑर्गेनाइजेशन है? तो नॉन प्रॉफिट एनजीओ है, ये याद रखिएगा। ठीक है। एक प्रकार से एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसका जो जुड़ाव है, इस संगठन का जो जुड़ाव है वो सरकार से नहीं है। यानी इससे जो फाइनेंस मिलती है, वित्तीय मदद मिलती है, वो सरकार से नहीं मिलती है। ये बात आप याद रखेंगे। फिर आगे है मुख्यालय। मुख्यालय लंदन में है। स्थान, ये ग्लोबल काम करती है, कहीं क्षेत्र विशेष में काम नहीं करती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल दुनिया भर में काम करती है। इसकी जो सेवाएं हैं वो किस प्रकार की सेवाएं हैं? तो प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, यानी कि मानव अधिकार को बचाने का कार्य करती है। कहीं भी अगर मानव अधिकार का उल्लंघन होता है, मानवाधिकार का अगर कहीं भी उल्लंघन होता है, तो ये आती है लाइट में। ठीक है। इसके अलावे क्षेत्र याद रखेंगे, इसका क्या क्या कार्य है? तो एक है लीगल एडवोकेसी, ठीक है, कानूनी आपको सुझाव देगी। ठीक है। इसके अलावे मीडिया अटेंशन, डायरेक्ट अपील, कैंपेन्स, रिसर्च, लॉबिंग, तो इन माध्यमों से ये कार्य करती है। ठीक है। मीडिया को अटेंशन, कोई भी अगर मुद्दा है, कहीं भी अगर मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो वहां पर जाएगी, उसे कानूनी सहायता देगी, कानूनी सुझाव देगी, कानूनी एडवाइस देगी। साथ ही साथ मीडिया को वहां पर क्या करेगी? गैदर करेगी। साथ ही साथ डायरेक्ट अपील करने के लिए कैंपेन करेगी, और रिसर्च भी करेगी उन मुद्दों पर, और साथ ही साथ लॉबिंग करेगी। ठीक है। लॉबिंग करना मतलब समूह के साथ क्या कहते हैं, उस मुद्दे को उठाना। ठीक है। साथ ही साथ सदस्यता की बात की जाए तो मोर देन 7 मिलियन मेंबर्स एंड सपोर्टर्स, यानी कि दुनिया भर में 70 लाख से अधिक इसके सदस्य हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, 70 लाख सदस्य वाला ये ऑर्गेनाइजेशन है।
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है एमनेस्टी इंटरनेशनल। काम क्या करती है? मानवाधिकार से जुड़ा हुआ जो भी कार्य है वो ये देखती है। फिर आते हैं एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, एपीईसी, एपैक भी इसे बोला जाता है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग। नाम से ही स्पष्ट है, एशिया और प्रशांत ये दो एरिया में ये कार्य करती है। यानी कि प्रशांत महासागर, ये क्या है? पैसिफिक ओशियन। ठीक है, तो पैसिफिक ओशियन है ये। तो पैसिफिक ओशियन के चारों बगल जो भी देश हैं आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो ये इनके मेंबर हैं। ठीक है, भारत मेंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत पैसिफिक ओशियन के आसपास का नहीं है। ठीक है, एशिया में तो है लेकिन पैसिफिक में नहीं आता। ठीक है, तो अगर आपसे कभी पूछा जाए एपेक का मेंबर है भारत, तो नहीं है। तो एपेक का आप इस प्रकार से लोगो भी देख सकते हैं। ठीक है, दुनिया भर का ये जो प्रशांत महासागर है उसके चारों बगल के जो भी देश हैं उसको ग्रीन करके डिनोट किया गया है। अब आते हैं मुख्यालय कहाँ पे है एपेक का? तो मुख्यालय है सिंगापुर में। ये किस प्रकार का संगठन है? तो ये आर्थिक बैठकें आयोजित करता है, साथ ही साथ 21 महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं का ये समूह है। और अध्यक्ष वर्तमान समय में चूंकि यूएसए है तो यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडेन है। कार्यकारी निदेशक रेबिका फातिमा सांता मारिया। और स्थापना आपसे अगर पूछा जाए एपेक की स्थापना कब हुई, तो 1989 में हुई थी। ठीक है, वर्तमान समय से 34 साल पहले, 2023 से 34 साल पहले, ये आप याद रखेंगे 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये आपका शायद क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ यानी आसियान। तो आसियान का आप लोगो देखें सबसे पहले। आसियान का लोगो आप इस प्रकार का देखेंगे। ठीक है, चलिए अब आसियान का मुख्यालय कहां पे है? तो आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है और वही सबसे बड़ा शहर भी है आसियान का। तो जकार्ता आप याद रखेंगे मुख्यालय है। कामकाजी भाषा, जो जिस भाषा में वहां कार्य होता है वो ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है? तो अंग्रेजी। ठीक है, फिर है सदस्यता, कितने देश हैं सदस्य? वर्तमान समय में 10 देश सदस्य हैं, 2 पर्यवेक्षक राज्य भी हैं। ठीक है, तो तिमोर लिस्टे के बारे में भी बताया जाता है, हालांकि अभी वो पूर्ण रूप से सदस्यता उसने ग्रहण नहीं किया है। फिर है प्रधान सचिव। प्रधान सचिव कौन है? काओ किम हॉर्न। ठीक है, वर्तमान समय में आसियान की अध्यक्षता इंडोनेशिया ही कर रहा है। फिर स्थापना जो किया गया था, आसियान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्थापना अगर आपसे पूछे तो 2 प्रकार से आपको याद रखना है। एक तो बैंकॉक घोषणा हुआ था। बैंकॉक घोषणा आज से लगभग 56 वर्ष पूर्व हुआ था, 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा। लेकिन इसके बाद इसका एक चार्टर आया। चार्टर मतलब एक प्रकार का संविधान मान सकते हैं आप। तो ये किस प्रकार से कार्य करेगी, इसका क्या मतलब, जो भी इसके आसियान एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जो भी वर्क करेगी उसका जो एक चार्टर है वो तैयार किया गया था 16 दिसंबर 2008 को, आज से 14 साल पहले। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ये है आसियान और इसके मेंबर आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। म्यांमार से आप स्टार्ट करेंगे और आप इंडोनेशिया तक देखेंगे तो यहाँ पर टोटल 10 मेंबर आपको दिखेंगे, 2 पर्यवेक्षक राज्य भी हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, BIS। यहां भी आप लोगो देख के पहचानेंगे BIS को। तो ये है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। ये बैंक कार्य क्या करती है? तो ये कार्य करती है दुनिया भर में जो भी लीगली अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है 2 देशों के बीच, तो वहां पर क्या करती है, ये उन्हें सॉल्व करती है। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले ये देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स की स्थापना 1930 में 17 मई 1930 को हुई थी। आज से 93 वर्ष पहले 17 मई 1930 को बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स की स्थापना हुई थी। ये किस प्रकार की संस्था है? तो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था है, यानी कि ये भी एक प्रकार से क्या करती है, ये आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर कभी भी 2 देशों के मध्य होता है तो वहां पर ये क्या करती है,
ये कार्य करती है। साथ ही साथ यह केंद्रीय बैंक सहयोग, यानी कि जितने भी मेंबर हैं, जितने भी मेंबर हैं इसमें, जितने भी देश इससे इसके सदस्य हैं, उन सब के केंद्रीय बैंक जैसे भारत में आरबीआई को केंद्रीय बैंक बोला जाता है, यूएसए में फेडरल बैंक को केंद्रीय बैंक बोला जाता है। तो इसी प्रकार से जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, उन सब के जो केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कहाँ पे है स्थापित? तो बेसल, स्विट्जरलैंड में। तो अगर आपसे पूछा जाए बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स की स्थापना कहाँ की गई है, तो बेसल में, स्विट्जरलैंड में। सदस्य कितने हैं? तो 63 न्याय क्षेत्रों से केंद्रीय बैंक, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। महाप्रबंधक कौन है? ऑगस्टिन कार्टोसेन। मुख्य अंग निर्देशक मंडल इसमें भी कार्य करता है। कर्मचारी टोटल वर्तमान समय में 1300 हैं, ठीक है। तो ये था बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। आगे आते हैं, बिम्स्टेक के बारे में जानते हैं। बिम्स्टेक, तो बिम्स्टेक के बारे में आप याद रखिएगा, बे ऑफ बंगाल बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे थोड़ा सा मैप को करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो अब मैप सही हो गया। चलिए अब आते हैं बिम्स्टेक के बारे में। तो बिम्स्टेक के बारे में याद रखिएगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशनल कोऑपरेशन। यानी कि ये जो है ये कार्य क्या करती है? तो बंगाल की खाड़ी के आसपास का जो भी देश है, ठीक है, जैसे पहले हम लोग प्रशांत महासागर के बारे में देखे थे, तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के बारे में याद रखेंगे कि बंगाल की खाड़ी के पास जो भी देश बंगाल की खाड़ी के पास हैं, उनके मध्य साइंटिफिक, ये याद रखेंगे, साइंस को लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर के और इकोनॉमी को लेकर के कोऑपरेशन का ये क्या है? ग्रुप है। तो ठीक है, याद रखेंगे, साइंटिफिक, टेक्निकल और इकोनॉमिक, ये 3 प्रकार का ये कार्य करती है, सहयोग करती है, ठीक है। अब पूछेगा आपसे कि जो बिम्स्टेक है इसका सेक्रेटरीट कहाँ है, सचिवालय कहाँ है? तो सचिवालय ढाका में स्थित है। टोटल सदस्य कौन कौन है इसमें? तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, टोटल 7 सदस्य हैं। एक बार फिर से याद रखेंगे, बांग्लादेश सबसे ऊपर में आप याद रखेंगे, बांग्लादेश है, फिर भूटान है, भूटान के बाद भारत है, फिर नेपाल है, म्यांमार है, श्रीलंका है और थाईलैंड है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। चेयरमैनशिप अभी जो है वो किसके पास है? तो श्रीलंका के पास है। स्थापना कब की गई थी? तो 6 जून 1997 को, आज से 26 वर्ष पहले 6 जून 1997 को इसकी स्थापना की गई थी। ये है बिम्स्टेक, आपको याद रखना है। आगे है राष्ट्रमंडल, राष्ट्र यानी कि कॉमनवेल्थ नेशंस। तो कॉमनवेल्थ नेशन में आप सबसे पहले इसका आप क्या करें, तो ये आप ध्यान से देखें, ये है इसका लोगो, यानी कि एक प्रकार से झंडा बोला जा सकता है, ज्यादा अच्छा रहेगा झंडा, ठीक है। तो ये कॉमनवेल्थ नेशंस का झंडा है। टोटल 56 सदस्य हैं कॉमनवेल्थ में, और ये हैं कौन? ये वही, इनमें अधिकांश जो हैं 50 से अधिक ऐसे मेंबर हैं जो कभी ना कभी पूर्व में ब्रिटिश उपनिवेश थे। ये आप याद रखिएगा, पूर्व में ब्रिटिश उपनिवेश थे, इसीलिए अब ये आपस में क्या कर रहे हैं? सहयोग कर रहे हैं। वर्तमान समय में हेड कौन है? तो चार्ल्स तृतीय, ये नए राजा बने हैं ब्रिटेन के। इन्हें हेड, ये ऑटोमेटिकली, यानी कि ये क्या होते हैं, ये ऑटोमेटिकली हेड बन जाते हैं। जो भी राजा होंगे या रानी होंगी वो उन्हें बना दिया जाता है। अब कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये याद रखेंगे, लंदन में, ठीक है, मार्लबोरो हाउस, लंदन, यूनाइटेड किंगडम। कामकाजी भाषा इंग्लिश है। प्रकार कैसा है? तो ये स्वैच्छिक संघ है, यानी कि इसमें आप, इस यूनियन में आप क्या हो सकते हैं, अपने स्वेच्छा से जा भी सकते हैं, स्वेच्छा से बाहर भी आ सकते हैं, ठीक है। इसीलिए माना जाता है कि भारत जो है वो कॉमनवेल्थ नेशन का जो सदस्य है, इससे भारत की संप्रभुता को किसी भी प्रकार की कोई नुकसान नहीं पहुंचती है। क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन ही स्वैच्छिक संघ है,
यानी कि आप एंट्री और एग्जिट जब चाहे वो ले सकते हैं, इसमें कोई आपको कुछ कंपलसरी या कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे है नेता, हेड आपको पता लग गया होगा। प्रधान सचिव हैं, बोरोनेस स्कॉटलैंड के हैं। कार्यालय अध्यक्ष पॉल काग्वामे हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपसे जो बार बार पूछा जाएगा, वो है कॉमनवेल्थ नेशन की जो स्थापना हुई थी, उसमें सबसे पहले पूछा जाएगा बालफोर घोषणा ये कब हुई थी। तो बालफोर घोषणा 19 नवंबर 1926 को हुई थी। वहां पर इस प्रकार का एक विचार आया था कि कॉमनवेल्थ जैसा एक यूनियन होना चाहिए, जिसमें जितने भी ब्रिटेन के जो भी उपनिवेश हैं वो उनका एक ग्रुप होना चाहिए। फिर था वेस्टमिंस्टर का कानून। तो वेस्टमिंस्टर का जो कानून था वो 11 दिसंबर 1931 को आया था। और उसके बाद लंदन घोषणा की हुई। तो लंदन में एक घोषणा हुई थी 28 अप्रैल 1949 को। और उसके बाद आपको राष्ट्रमंडल पूर्ण रूप से वर्तमान जो भूमिका में नजर आती है। आगे है यूरोपीय परिषद। अब ये याद रखेंगे, ये जो फ्लैग है ये यूरोपीय यूनियन का फ्लैग है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, यूरोपीय यूनियन का ये फ्लैग है। लेकिन जब इसमें इस प्रकार से धारियां बनाई जाती हैं, 11 धारियां जब बनाई जाती है, तो इसे यूरोपीय परिषद का झंडा माना जाता है। अब यूरोपीय परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो यूरोपीय परिषद की स्थापना 1961 में हुई थी अनऑफिशियली। ये अनऑफिशियल है 1961। यूरोपीय परिषद की जो वास्तविक और ऑफिशियल स्थापना हुई थी वो 2009 को हुई। ये किस प्रकार की संस्था है? तो यूरोपीय संघ की संस्था है, यानी कि यूरोपीय यूनियन की ही एक संस्था है यूरोपीय परिषद। ये है काउंसिल, ये आप याद रखेंगे, ये क्या है? तो काउंसिल, ये काउंसिल है और ये यूरोपीय यूनियन है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज है, ये आप याद रखेंगे। इसकी जो ये कहाँ पे स्थापित है, स्थान कौन सा है? तो यूरोपा ब्रसेल्स, ये आप याद रखेंगे। आगे अध्यक्ष कौन है वर्तमान समय में यूरोपीय परिषद के? वो है चार्ल्स मिशेल। फिर आ जाते हैं आगे यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन के बारे में आप याद रखेंगे, वही सेम फ्लैग है। ठीक है, यहां पर 11 जो धारियां हैं वो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको स्टार देखने को मिलेगा। बारह स्टार आपको नजर आएगा यहां। ठीक है, चलिए अब यूरोपीय संघ में देखते हैं, जो कहां से, ये भी, तो ये भी ब्रुसेल्स से। तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, ये याद रखिएगा। बेल्जियम की राजधानी, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। यहां पर इसका प्रशासनिक केंद्र है, यूरोपीय संघ यहीं से ऑपरेट होती है। आगे किस प्रकार की ये संस्था है यूरोपीय संघ? तो यहां पर जो डिसीजन ली जाती है वो दो प्रकार के डिसीजन ली जाती है। एक तो इकोनॉमिक, यानी इकोनॉमिक जो कंडीशन है यूरोप की, उसके लिए भी कार्य की जाती है। साथ ही साथ पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिक्स के बारे में भी यहाँ पर डिसीजन ली जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि यूरोप की अर्थव्यवस्था कैसी हो, यूरोप की अर्थव्यवस्था कैसी हो, इस पर भी बात की जाती है यहाँ पे। और साथ ही साथ यूरोप का विश्व के साथ संबंध कैसा हो। ठीक है, विश्व के साथ संबंध कैसा हो, ये आप याद रखेंगे। तो ये राजनीतिक संबंध भी देखती है और आर्थिक संबंध भी देखती है। दो प्रकार के डिसीजन लिए जाते हैं, लेकिन डिसीजन को बाध्यकारी नहीं माना जाता है, ये आप याद रखेंगे। ये ना है कि आप अगर नहीं माने उस चीज को, अगर पूरा यूरोप अगर भारत के विरोध में है और फ्रांस भारत के सपोर्ट में है, तो इससे फ्रांस को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस यूनियन में। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां बाध्यकारी कोई भी चीज नहीं है। फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? टोटल मेंबर वर्तमान समय में 27 देश हैं। ठीक है, अब एक बार आपको पता होगा ब्रेग्जिट हुआ था, यानी कि ब्रिटेन एग्जिट कर गया था, इससे बाहर निकल गया था ब्रिटेन। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो उर्सुला वान डेर लेयन। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष कौन है? रोबर्टा मेट्सोला। और यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो चार्ल्स मिशेल। तो अभी हम लोग काउंसिल में देखे थे चार्ल्स मिशेल के बारे में।
तो यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल, यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रोबर्टा मेट्सोला और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन। अब यूरोपीय संघ की जो स्थापना हुई है वो एक ही बार में नहीं हुई, ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के संधियों के माध्यम से इसे आगे बढ़ाया गया था। तो सबसे पहले क्या हुई थी, सबसे पहले 1958 में रोम की संधि हुई। 1 जनवरी 1958 को सबसे पहले क्या हुई, तो रोम की संधि, यानी ये इटली में हुई थी, ये आप याद रखेंगे। तो इटली में रोम की संधि हुई थी। वहां पर बताया गया, वहां पर आपस में उन्होंने बात किया था कि यूरोपीय संघ जैसा हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो यूरोपीय संघ 1 जनवरी 1958 को बनाई गई थी। इसके उपरांत एकल यूरोपीय अधिनियम यानी कानून ये आया था, यानी कि यूनिलेटरल यूरोपियन एक्ट, ये आया था कब, 1 जुलाई 1987 को। फिर मिस्ट्रीज की संधि हुई, मिस्ट्रीज की संधि हुई थी 1 नवंबर 1993 को। फिर लिस्बन में समझौता हुआ, पुर्तगाल में स्थित है लिस्बन, वहां पे समझौता हुआ 1 दिसंबर 2009 को। उसके बाद अंतिम राज्य व्यवस्था को स्वीकार किया गया 1 जुलाई 2013 को। और यूनाइटेड किंगडम जो है वो बाहर निकल गया कब, यूनाइटेड किंगडम बाहर निकल गया कब, यूनाइटेड किंगडम बाहर निकल गया 31 जनवरी 2020 को, ठीक है। तो इस प्रकार से यूरोपीय संघ की यात्रा रही। फिर है यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का आप इस प्रकार से लोगो देखेंगे, यहां पर 4 देशों का झंडा है। कौन कौन 4 देश है, तो आइसलैंड, लिचेस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, ये याद रखेंगे। आइसलैंड, लिचेस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। ये जो है लिचेस्टीन, ये काफी छोटा सा देश, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अब ये जो 4 देशों का जो समूह है, अलग अलग झंडे के माध्यम से यहां पर EFTA, देखिए FTA मतलब क्या होता है, F मतलब होता है फ्री, T मतलब ट्रेड, तो फ्री ट्रेड, A से होता है एग्रीमेंट। तो फ्री यानी कि मुक्त व्यापार, एग्रीमेंट मतलब समझौता। तो मुक्त व्यापार करने के लिए जो समझौता किया गया था इन लोगों के मध्य में, इन 4 देशों के मध्य में, ये एक प्रकार का रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। यहां पर जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है वो आइसलैंड के, लिचेस्टीन और नॉर्वे और साथ ही साथ स्विट्जरलैंड के मध्य में हुआ है। इसीलिए ये 4 मेंबर हैं। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ में आपसे पूछा जाएगा कितने मेंबर हैं, तो 4 ही मेंबर हैं। जेनेवा में इसका मुख्यालय है, यानी कि सचिवालय कहां पे है, तो जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में, ये आप याद रखेंगे। तो स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है, इंग्लिश लैंग्वेज को फॉलो किया जाता है। सेक्रेटरी जनरल हैं हेनरी गेटेज। काउंसिल का अभी जो चेयर है वो किनको मिला है, आइसलैंड अभी अध्यक्षता कर रहा है। और जो ये कन्वेंशन यानी यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ साइन किया गया था वो किया गया था 4 जनवरी 1960 को, लेकिन कुछ ही महीने बाद 3 मई को इसे क्या किया गया, एस्टेब्लिश यानी इसका स्थापना किया गया था। तो अगर स्थापना आपसे पूछे यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का, तो 3 मई 1960 को किया गया था। आगे है खाद्य और कृषि संगठन। यहां पे आप लोगो देखेंगे, सबसे पहले खाद्य और कृषि संगठन का लोगो इस प्रकार से है। यहां पर आपको गेहूं का बीज आपको देखने को मिलेगा, गेहूं का 3 मतलब एक प्रकार से गेहूं का फसल है। और यहां पर FAO लिखा है और नीचे में लिखा है फिएट पेनिस। फिएट पेनिस का मतलब क्या होता है, रोटी सबको मिले, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो सबको रोटी मिले, ये खाद्य और कृषि संगठन का क्या है, ये वाक्य है, ठीक है। अब FAO दुनिया भर में कितने देशों में कार्य करती है, तो 130 देशों में कार्य करती है। इसके सदस्य कितने हैं, तो 195 सदस्य हैं, जिनमें से 194 देश हैं और एक कौन सा है, एक और है यूरोपीय संघ। तो ये याद रखेंगे, टोटल 195 सदस्य में 194 देश हैं और एक यूरोपीय संघ है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी उसी समय में 16 अक्टूबर 1945 को, कुछ ही दिन पहले इसकी स्थापना की गई थी। इसकी मुख्यालय कहाँ पे है, तो रोम में है, इटली में। अब किस प्रकार की ये संस्था है, तो ये दुनिया भर में भूखमरी से लड़ने के लिए कार्य करती है
और संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो कि भूखमरी को लेकर के समर्पित है। आगे हम इसका मिशन क्या है, तो सभी के लिए खाद्य सुरक्षा होनी चाहिए, यानी कि हर सभी व्यक्तियों को पर्याप्त और पोषक तत्वों से युक्त भोज्य पदार्थ मिले। इस बात को लेकर के ये सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रहती है। स्वस्थ जीवन जीने के लिए लोगों के पास पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाले भोजन की नियमित पहुंच हो, इस प्रकार का इसका मिशन है। आगे संधि, ये याद रखेंगे कि ये इसमें संधि आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जहां तक इंपॉर्टेंट है वो है रिपोर्ट और कार्यक्रम। कौन कौन रिपोर्ट जारी होता है एफएओ के माध्यम से? एफएओ खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट जारी करती है, विश्व के वनों की स्थिति को भी देखती है कि विश्व में कितने फॉरेस्ट हैं। फिर कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन 1961 और विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन, इनके कार्यक्रम है, ठीक है। फिर विशेषता, इसकी क्या विशेषता है? ये भोजन के अधिकार की बात करती है, खाद्य सुरक्षा की बात करती है, संचार के माध्यम से, आपातकालीन सहायता के माध्यम से, अनुसंधान के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय विकास, नीति निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, खाद्य प्रणाली, इनोवेशन, शून्य भूख, गरीबी उन्मूलन और एसडीजी, इन चीजों को लेकर के ये जानी जाती है, ठीक है। इन पे ये कार्य करती है, इनका जो फोकस एरिया है वो यही है। तो ये था एफएओ। फिर आता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन 1989 में किया गया था, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और ये कहां से आया था? तो G7 से, ये G7 से निकल के आया था ये। और वर्तमान में इसके सदस्य कितने हैं? तो 40 सदस्य हैं। टी राजा कुमार वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। इंग्लिश और फ्रेंच दो यहां पर ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब इसका मुख्यालय आपसे पूछा जाएगा तो ये पेरिस में है, ठीक है। और ये मेनली ये यूरोप सेंट्रिक है। अब आपको ये याद रखना है कि ये कार्य क्या करती है। तो सबसे पहले कार्य क्या करती है? तो मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के ये, और आतंकवाद के वित्त पोषण को लेकर के ये मुकाबला करती है। कहने का सेंस ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को जो वित्तीय सहायता मिलती है, उन दोनों पर ये क्या करती है? उन दोनों पर नजर रखती है। यह एक प्रकार का अंतर सरकारी संगठन है, मतलब दो देशों के सरकारों के मध्य में क्या है? एग्रीमेंट है, और ये आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं वो। और उसके बाद क्या करते हैं? किसी भी देश के लिए दो प्रकार की यहां पर सूचियां हैं, याद रखेंगे, ब्लैक और ब्राउन, ठीक है। तो एक है, पहला है ग्रे लिस्ट, अगर किसी पे शक होता है तो उसे ग्रे लिस्ट में डाला जाता है, और अगर वो शक सही पाया जाता है तो उसे ब्लैक लिस्टेड किया जाता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, एफएटीएफ का लोगो कुछ इस प्रकार का है, ठीक है, ये आप याद रखें। फिर आते हैं आगे, खाड़ी सहयोग परिषद। खाड़ी सहयोग परिषद का ये फ्लैग है, आप ये याद रखेंगे। इसमें भी क्या बनाया गया है? इसमें भी ये सेम यही चीज बनाया गया है यहाँ। खाड़ी सहयोग, ये जो खाड़ी देश है जैसे सऊदी अरब, ओमान, ये याद रखेंगे कि यमन नहीं है। यहाँ पर आपसे बार बार पूछा जाता है कि यमन है, तो यमन नहीं है। खाड़ी सहयोग परिषद में यमन सदस्य नहीं है। और अगर और कौन सदस्य नहीं है अगर आपसे पूछा जाए, तो ईरान भी सदस्य नहीं है, इराक भी सदस्य नहीं है, लेबनान भी सदस्य नहीं है, इजराइल भी सदस्य नहीं है। यानी कि ये केवल और केवल यहाँ पे सऊदी अरब है, फिर ओमान है 2 हुआ, यूएई है 3, कतर है 4, और कतर के बगल में बहरीन 5 और कुवैत 6। यानी टोटल 6 देश है। इसमें काम क्या करती है, किस लिए ग्रुप बनाया गया है? तो ये व्यापार को देखती है, व्यापार में सुलभता हो, व्यापार को लेकर के ये क्या करती है? आपस में व्यापार करने के लिए एक प्रकार का ये गुट है, खाड़ी सहयोग परिषद। इसे जीसीसी भी बोला जाता है, गल्फ कोऑपरेशन, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इसका क्या हुआ? फुल फॉर्म हो गया। मुख्यालय रियाद में है, सऊदी अरब में, और आधिकारिक भाषा अरबी है, ठीक है। वर्तमान में महासचिव कौन है? तो वर्तमान समय में महासचिव अब्दुल्लाह बिन राशिद अल जायनी है, ये याद रखेंगे। सुप्रीम काउंसिल यानी कि प्रेसिडेंसी वर्तमान समय में किसके पास है? तो कुवैत के पास है।
जीसीसी के रूप में कब स्थापित हुई थी ये? तो आज से 42 साल पहले वर्ष 1981 में 25 मई को 1981 में 25 मई को इसकी स्थापना की गई थी और ये व्यापार को लेकर के समर्पित है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, कुछ इस प्रकार का लोगो है ILO का। फिर आते हैं कि गठन कब हुई थी ILO का? तो 1919 में। अब इसका एक और भी कारण है गठन होने का, क्योंकि 1917 में रूस में क्रांति हुई थी। तो रूस में जो क्रांति हुई थी वो श्रमिकों के द्वारा क्रांति की गई थी। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, श्रमिकों, किसानों, मजदूरों, इन लोगों के द्वारा क्या हुआ था? यहाँ पे क्रांति हुआ था। कहाँ पे? तो रूस में। तो श्रमिकों के द्वारा जो मेनली क्रांति हुआ था, तो श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने के नाम पर ही इतने बड़े देश यानी कि रूस में क्या हो गई? क्रांति हो गई। तो इसी से क्या हुआ था? इसी से आगे बढ़ करके अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बनाया गया कि ऐसा ना हो कि ये पूंजीवादी जो भी देश हैं उन्हें डर हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि साम्यवाद फैलने लगे, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? हमें भी श्रमिकों को अधिकार देना पड़ेगा। इसलिए इसे गठित किया गया था 11 अप्रैल 1919 को। 104 साल हो चुका है वर्तमान समय में। कैसा है ये? तो ये संयुक्त राष्ट्र का विशेष एजेंसी है जो कि श्रमिकों के लिए समर्पित है, श्रम को देखती है। ठीक है, कानूनी स्थिति क्या है? वर्तमान समय में सक्रिय है ये। और मुख्यालय कहाँ पे है? तो ILO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगर महानिदेशक की बात करें तो महानिदेशक कौन है? गिलबर्ट होनगुबो, याद रखेंगे, गिलबर्ट होनगुबो। पेरेंट संगठन कौन सा है, यानी कि ये किसके अंतर्गत कार्य करती है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को ये रिपोर्ट करती है। इसे पुरस्कार मिला है ILO को। अगर आपसे पूछे कब पुरस्कार मिला है, तो ILO को पुरस्कार मिला है 1969 में, 1969 में, जिस समय में भारत में इसरो बना था। ठीक है, ये आप याद रखें। आगे आते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का लोगो आप देखिए। सबसे पहले लोगों में आपको यहाँ पर एक महिला बैठी हुई है कुर्सी पे। ये एक प्रकार का सिंबल है न्याय का, ये न्याय की देवी है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, न्याय की देवी। आगे आपको ये दो दुनिया दिखाई दे रहा होगा, यानी कि दो ग्लोब दिखाई दे रहा होगा। दोनों ग्लोब पे अलग अलग चित्र है। एक तरफ आपको नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दिखेगा और एक तरफ अफ्रीका, एशिया, यूरोप, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो यानी कि विश्व का हर कोना को दिखाया गया है। इधर पेड़ पौधा लगाया गया है दोनों साइड में, और ये बताया गया है कि ये जो न्याय की देवी हैं ये न्याय करेंगी। ठीक है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, न्याय को लेकर के ही ये इंटरनेशनल कोर्ट है। कहाँ पे है? नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, ये आप याद रखेंगे, एम्स्टर्डम। लेकिन वहां पे एक शहर है दहेग इसे इसीलिए बोला जाता है, कैपिटल में इसे दहेग लिखा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, हेग में है नीदरलैंड की राजधानी। वहां पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, स्थापित हुई थी 1945 में। दुनिया भर जो भी यूनाइटेड नेशन के सदस्य हैं, 193 सदस्य हैं यूनाइटेड नेशन में, वो 193 सदस्य इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी है। ठीक है, किसके द्वारा अधिकृत है? तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा इसे मान्यता दिया गया है। ICJ कानून भी है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कानून भी है, संयुक्त राष्ट्र का चार्टर के अनुसार ही ये कार्य करती है। न्यायाधीशों की जो है, कितने वर्षों के लिए न्यायाधीशों की जो है अवधि है, वो है 9 वर्ष के लिए, ये याद रखेंगे। टोटल न्यायाधीश 15 हैं। अगर पूछे कितने न्यायाधीश हैं, तो 15 न्यायाधीश हैं। और कितने वर्षों के लिए कार्य करते हैं? तो 9 वर्षों के लिए कार्य करते हैं। वर्तमान समय में कौन है अध्यक्ष? तो जॉन डोनग्यू। उपाध्यक्ष किरिल गेवोसजिनियन। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखें। आगे है इंटरनेशनल मुद्रा कोष। लेकिन अब हम लोग ये कब पढ़ेंगे? अब हम लोग इसे पार्ट 2 में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दें। थैंक यू।